नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं सुजाता सिंह जी। सुजाता सिंह फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट का एनजीओ चलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो में। आप अपने बारे में और एनजीओ के बारे में पहले तो बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सुजाता सिंह है। मैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट, नेशनल फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। मैम आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर, कैंट, पंजाब में मैं पैदा हुई हूँ। पंजाब की धरती से आप हैं? क्या बिल्कुल, बात गुरुओं की धरती से। तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 84 में चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से। मैम आपने एनजीओ बनाने का क्यों सोचा है? क्योंकि लाखों एनजीओ हैं, लाखों एनजीओ चलते हैं। आपने ऐसा क्या सोचा कि भाई मुझे एनजीओ बनाना चाहिए? एक्चुअली मैं बचपन से ही सोशल वर्क करती आ रही हूँ। जी ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मुझे मिली है जी और उन्होंने मुझे बताया है कि दूसरों की कैसे सेवा की जाती है। वही भावना, वही ब्लड मेरे के अंदर था। तो मैं आस्ता आस्ता वो स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम ये करती रही। करते करते मैं शादी के बाद चंडीगढ़ आई। अच्छा। चंडीगढ़ में मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़े देखे मैंने। और फिर मेरे एक ब्रदर है, आईएएस ऑफिसर है, कैप्टन नरेंद्र सिंह, चंडीगढ़ में ही है। जी उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम अपना कोई एनजीओ बनाओ और अपने एनजीओ को और उसमें अपना औरतों के लिए काम करो। जी। उन्होंने मेरे अंदर देखा कि मेरे अंदर ये था, ये जज्बा था। उस जज्बे को लेके मैं दिल्ली आ गई। मैंने एक बात और बहुत सुनी, आप पूरे दिल्ली में बहुत दबंग आपका एनजीओ है, आप हर किसी से भिड़ जाती हैं। ऐसा क्यों? आपसे बड़े बड़े अधिकारी डरते हैं, बड़े बड़े नेता डरते हैं, क्यों ऐसी बात? ऐसा क्या खौफ है आपके उस एनजीओ में? जी ऐसा सुमित जी, सच्चाई के आगे हर आदमी झुकता है। जी अगर आपके अंदर सच्चाई है और उस पावर को लेके अगर किसी अफसर के सामने भी जाओगे जी। तो वो झुक जाएगा। यही कारण है, और कोई बड़ी बात नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्या सोचना है आपका? एकदम डोमेस्टिक मुझे डिटेल में, क्योंकि आज जो जनता है, क्योंकि देखिए हमारे हिंदुस्तान में 90% डोमेस्टिक वायलेंस है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से। तो सारे कारण क्या है वो आप हमें डिटेल में, आप इस पर 10 मिनट हमें डिटेल में समझाइए। देखिए, एनजीओस में बहुत सारे काम होते हैं। एजुकेशन पे होता है, बहुत सारे काम होते हैं, हजारों काम होते हैं जो इसमें एनजीओ कर रहे होते हैं। और मैंने यही मुद्दा जो था डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि कभी कभी अपने पे भी गुजरती है और लोगों को भी देखा जाता है जी डोमेस्टिक वायलेंस में। जी और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, जिसके लिए मैं कदम उठा सकती हूँ। इसके लिए मैं औरतों की हिफाजत कर सकती हूँ, औरतों के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने इसी मुद्दे पे ये काम किया और मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है कि ये सेफेस्ट है सब मामला? हाँ, बिल्कुल ऐसा है सुमित जी। जो औरतें थाने में नहीं जाना पसंद करती और कोर्ट कचहरियों नहीं, में आपका तो चक्कर घर लगाना सुबह नहीं। शाम आना जाना है। हाँ, मैं जाती हूँ, जरूर जाती हूँ। कई लोग जो बड़ी घरेलू औरतें हैं, हाँ। वो नहीं जाना चाहती, तो वो चाहती हैं कि कोई ऐसा एनजीओ। ऐसा डर क्यों है लोगों महिलाओं में डर है, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो। हर आदमी प्रशासन, शासन से, सबसे डरते हैं। वो इसलिए वो एनजीओ चुनते हैं कि एनजीओ के पास जाके, किसी मैडम से जाके हम लोग आपस में डिस्कशन करके अपने मामले को सॉल्व कर लें। वो इसीलिए एनजीओ में आती हैं। नहीं, आसन प्रशासन जो है वो बनाया ही जनता के लिए गया है, फिर क्यों ऐसा? कई, आपको पता, करप्शन तो हर जगह होती है। जी। तो वो घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, और हमारा एनजीओ कोई पैसा नहीं कोई लेता। ऐसी कहानी जो आपके साथ गुजरी हो, आपको लगा कि हाँ ये परेशान थी लेडी, जिनको आपने हेल्प किया हो, जो ऐसा रहा? क्योंकि आपका एनजीओ बहुत काम करता है, बहुत आपके सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं आजकल। हाँ, बहुत, एक कहानी नहीं, अब तो हजारों केस कर चुकी हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी कहानियां ही नहीं, कहानी दो है। चार केस तो मैंने भी देखे हैं आपके। हाँ, जी बहुत सारे जी ऐसे केस हैं। जी देखो, मैं सोचती हूँ कि एक जो घर होता है, बड़ी हिफाजत की चीज होती है। जी। औरत अपने घर को हिफाजत समझती है कि मेरी हिफाजत हो रही है। उसी घर में रह के वो औरत हिफाजत से नहीं रह सकती और कुछ कह भी नहीं सकती। और वो बेचारी परेशान होती है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आदमी नशा करता है,
और शुरू से उनको बच्चों को भी सिखाया नहीं जाता माँ बाप की कैसे इज्जत होती है, कैसे करना। और आदमी पैसे नहीं देता, उसको कंजूसी से आदमी ओवर पावर करता है। और मेन अभी मैंने दिल्ली में देखा है ये कि जो औरतें भी जॉब करती हैं, आदमी भी जॉब करते हैं, तो वो क्या है कि वो उनकी ईगो हो जाती है कि मैं भी कमा, ईगो। और वो उनको जब ईगो हर्ट होती है औरत की तो ये लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और उसमें हमारे पास केस आया है ऐसा कि वो दोनों पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी प्यार, उनकी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज के बाद भी वो आपस रह नहीं सकते थे। फिर हमारे पास ऐसे है लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती हैं, तो हम उनको उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि किस तरह तुम्हें उसको सॉल्व करना है, कैसे आपस में समझौता करना है। कितने लोग आपके एनजीओ से जुड़े हुए हैं आज की डेट में? हमारे वैसे एनजीओ से तो हजारों लोग जुड़े हैं। जो हमारे मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो 12 है। अच्छा। और जो मेन ऑफिस में हमें 6-7 जो ऑफिस में जो काम लड़कियां लड़के काम करती हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग आपसे जुड़े होंगे? हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया में मैं काम करती हूँ। हाँ। तो हर एरिया से लोग जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए आपको ये एनजीओ चलाते हुए? एनजीओ 2012 में रजिस्टर्ड करवाया था मैंने। और काम तो मैंने बोला कि 40 साल हो गए मुझे ये काम, 40 साल से मैं काम कर रही हूँ। तो आपको कभी लगता नहीं कि इतना वायलेंस है, इतना टेंशन है, इतना डिप्रेशन है, तो आप कैसे इन चीजों को हैंडल करती हैं? कई बच्चियां आपके, मैंने देखा आपके घर में रुकती हैं, जो उनको सहारा नहीं मिलता तो आपके घर में रहती हैं। हाँ जी। बहुत सारा, मैं कई सालों से ऑब्जर्वेशन करता रहा हूँ मैं। हाँ जी। मेरा शौक और मेरा दिल है कि मैं ऐसे जो जिनके पास सहारा नहीं है उन लोगों को सहारा दूं। मैंने स्पेशल एक घर रखा हुआ है जिसमें जिनको आदमी निकाल देते हैं, माँ बाप निकाल देते हैं, उनके बच्चों के लिए जगह नहीं होती, उनको मैं अपने पास रखती हूँ। और उनका जब तक समझौता नहीं होता तब तक वो मेरे पास रहते हैं। 7 साल, 2 साल, 6 महीने, कई बार जल्दी हो जाता है, वो लोग रहते हैं। और उनका जब फैसला होता है तो फिर मैं बड़े प्यार से, जैसे माँ अपने विदाई करती है तो हम अपना स्टाफ लेके वैसे ही माँ की तरह हम लोग उनको विदाई देते हैं। जिनके पास किराया भाड़ा नहीं उनको मैं भेज देता हूँ आपके पास। वो तो देना पड़ता है। और इवन की जो लड़के लड़कियों को छोड़ के भाग जाते हैं जी, तो हम पुलिस की मदद से उनको फिर हम ट्रेस करवाते हैं। कई बार उनके ऊपर केस भी करना पड़ता है, एफआईआर दर्ज भी करानी पड़ती है। और जैसे क्योंकि वो धमकियों से तो मानते नहीं और एफआईआर करने से वो डर जाते हैं, फिर उनको पकड़ के लाते। और वही उसी ऑफिस में उनके मुस्लिम जो होते हैं उनके निकाह कराए गए हैं। और विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकती हूँ। बहुत और पहले की बात बहुत सारी शादियां वहाँ पे हुई हैं, वहाँ पे हमारे ऑफिस में। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये सब करके। एक मैटर आपके एनजीओ में आया था, मुझे याद है, कश्मीर का एक मैटर था। कश्मीर की एक लड़की थी जिसका कोई आदमी, बहुत अच्छे बड़े घर की थी लड़की। तो वो उसका मैटर क्या हुआ? आज किस पोजीशन पे? बहुत सुंदर बड़ी प्यारी लड़की थी। वो लड़के के साथ भाग आई। भागने के बाद वो अपनी ज्वेलरी, पैसा सब कुछ ले आई और उसने उसको एक पीजी में रखा। पीजी में रख के जो जब पैसा सब कुछ खत्म हो गया और चुप करके वो भाग गया। और फिर वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने फिर मेरे एनजीओ को ढूंढा। उसने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया। घर पे बुलाया, उसने अपनी सब जब स्टोरी बताई तो मैंने कहा आप क्या करना चाहती हो? कहती मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हमने ये भी कहा कि चलो छोड़ गया, दफा करो, हम तुम्हारी और शादी करा देंगे, तुम्हारे माँ बाप से मिलेंगे। उनके पेरेंट्स से भी बात की, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे इसको। अच्छा। हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हम नहीं रखेंगे। वो हमारे पास रही करते करते, फिर जब वो रोती थी, सुबह उठते रात सोते, तो बड़ी परेशानी। हमें माँ की तरह मुझे भी ये फीलिंग है कि अभी बच्चा रो रहा है। तो हमने फिर ढूंढते ढूंढते पुलिस के पास एफआईआर कराई। फिर गोवा से उसको हमने ढूंढा। गोवा से लेके फिर हम उसको अपने पास लेके आए। उसको पूछा कि जेल जाना है, अंदर जाना है या शादी करनी? तो उसने कहा कि नहीं मैं शादी कर लूंगा। वो शादी करके लड़के के माँ बाप को भी बुलाया, हमारे घर में ही निकाह हुआ और निकाह करके हमने उनको तो मतलब खर्चा भी आप ही का हो गया? हाँ जी, वो हमारे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमें फंड भी देते हैं। और वो फंड भी कुछ थोड़ा बहुत अपने पास से। सुना है माल आपका फॉरेन से बहुत आता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो बच्चे बाहर गए हुए हैं, थोड़ा बहुत वो भी मदद कर देते कि हमारी माँ काम कर रही है तो इसलिए वो भी मेरी हेल्प कर देते। वो जब मेरे को वीडियो देखते हैं, ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो वो भी। तो सरकार इसमें आपका क्या सपोर्ट करती है?
सरकार की कोई गलती नहीं कि वो हमें नहीं दे रही। ऐसे होता है कि एनजीओ को कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जी। प्रोजेक्ट बना के अगर हम उनको देंगे तो वो हमें वो उस प्रोजेक्ट पे पैसा देंगे, और वो मौका ही नहीं मिला। इस इतने जंजाल कहते हैं उसमें हो गई हूँ मैं, इन्वॉल्व हो गई हूँ कि उसमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम प्रोजेक्ट लेके के बड़ा मतलब और आप पैसा सरकार कमा को सकें। छोड़ के खुद ही आप लगी हुई हैं सारी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? धन की व्यवस्था कुछ बच्चे कर देते हैं और कुछ सज्जन मित्र है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे मिलने वाले हैं। अब 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, लोग देखते हैं और देख के हमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी। और जब हमें जरूरत होती है उनको पता होता है कि ये जेन्युइन है जी। कि यहाँ पे हमें पैसा देना है। जैसे बच्चों की एजुकेशन पे भी मैं करती हूँ, जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती, जिन बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं होता, जिनके पास बुक्स नहीं होती, उनके लिए भी हम करते हैं, वो भी हम करके उनको पढ़ाते हैं। अभी भी 2 लड़कियां ये रह ही रही हैं हमारे घर में, तो 8 क्लास से आई हैं और फिर आगे हम उनको पढ़ाएंगे। आज की सरकार के बारे में आप क्या कहती हैं? अब जो पॉलिटिक्स चल रही है, पहले की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में कितना फर्क है? देखिए, मैं आज एक तरह का बिजनेस है, पॉलिटिक्स एक तरह का बिजनेस हो गया। हाँ, तो इसके बारे में बोलना क्या बोलना है, हमें बोलना चाहिए भी नहीं इसके बारे में। सारी दुनिया जानती है कि पॉलिटिक्स क्या है, कितना क्या हो रही। मैं तो सोचती हूँ कि ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, ना इसमें आना चाहिए, ना इसमें सोचना चाहिए, और ये वो पहले वाला नहीं रह गया। अच्छा, जो पहले था, हमारे टाइम में था, वो आज नहीं। आज पैसे को अहमियत लोग देते हैं, जहाँ पैसा है वहाँ पे सब कुछ है। पैसा है तो लोग आपके साथ है, वरना आपके साथ वरना कोई। हाँ। मतलब टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तब आपके एनजीओ के आगे के प्लान्स क्या? हमारे एनजीओ के प्लान यही है। देखिए, आपने सुना होगा कि 2005 में ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन का ये मतलब लॉ बना था, उसमें औरतों को बहुत फायदा हो गया। पहले ये होता ही नहीं था, और पहले पंचायतें करती थी। अब उस लॉ के अकॉर्डिंग, और हमें भी कानून की जानकारी हुई है, कानून के अकॉर्डिंग ये हम लोग काम करते हैं, और अब जो है मतलब इतना वायलेंस नहीं होता जितना जो पहले था। अब थोड़ा उनको पता चल गया कि ये एनजीओज है, और मैं कहती हूँ हर औरत को चाहिए कि उनको अगर कोई दुख में है तो वो अपने आस पड़ोस बताए, किसी से अच्छे आदमी से सलाह ले, या किसी एनजीओ में जाए। और ये जैसे बहुत सारे एनजीओ, कई एनजीओ तो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वो कुछ ऐसा करते तो है नहीं जो जिससे पब्लिक का कुछ बेनिफिट हो। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, अपना बहुत सारे एनजीओ, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं इस वक्त सोशल उस पर बैठा हूँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको मैं समझता हूँ, इसीलिए एनजीओ बदनाम है, वो सबको एक जैसा एनजीओ समझते हैं। हम पे भी कई बार लोग शक करते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती, और कहते हैं कि ये एनजीओ बनाया पैसा कमाने के लिए। अब बताओ कौन सा पैसा कमाने के लिए? आप सुमित जी जानते हैं, आपका तो आना जाना सब जगह है, ये आप देखते रहते हो, और हम लोग तो ऐसे ही हैं, मतलब जितना होता है उन लोगों को कर सके उतना करते हैं हम लोग। आज की महिलाओं को, या आज की जनरेशन को, या आज के बच्चों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि भी आप अपने घर वालों की सलाह से शादी करें। अगर कोई लड़का पसंद भी है तो भी अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को और अपने अच्छे दोस्तों को बुला के पूछ के उसको शादी को किया जाए। इस तरह भाग के या इस तरह अपनी मर्जी से ये ना किया जाए, ताकि दोबारा मुसीबत उठानी पड़े। फ्यूचर खराब हो जाता है। फ्यूचर खराब हो जाता है। जी जी जी। तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ, देखिए आप इन सब की बात, आप सुजाता जी की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे सीनियर्स कहते हैं या घर वाले कहते हैं, उसको बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और इनकी बातों को समझें। तो और कुछ आपके मन में आता कि क्या होना चाहिए? आज की लेडी पढ़ी लिखी हो गई है, समझदार हो गई है, कॉर्पोरेट में आ गई है, तो आपको जैसे क्या लगता है कि जेंट्स और लेडीज में कितना फर्क है? अब तो आज लेडीज ज्यादा पैसा कमाती है जेंट्स से। तो पैसा कमाने से सब कुछ नहीं होता। आप आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, जानना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और समाज सोसाइटी में अपने जब आप अच्छे रहोगे तो आपके आने वाले बच्चे भी अच्छे रहेंगे,
मैं तो सबको ये कहती हूँ कि भी अपने अच्छे तरीके से रहो, ये नहीं कि अगर जैसे घर वाले शादी कर भी देते हैं, बेचारा कई बार आदमी काला पीला होता है तो वो सोचती हैं कि अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ और ये आदमी अच्छा नहीं, और मैं हमेशा जो मेरे पास आती हैं जी। इस तरह की लड़ाई झगड़े के लिए कि भी वो मैं पढ़ लेती हूँ, अब आदत पड़ गई है या तजर्बा लगा लो कि मुझे तजर्बा हो गया कि एंटर करते ही जब औरत कोई लड़की आती है कंप्लेन करती है तो जब हम उस आदमी को भी मिलते तो हमें समझ आ जाती है औरत क्या चाहती है। मैं उन औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इज्जत सबसे बड़ी चीज है, और जो आदमी 2 टाइम की तुम्हें रोटी कमा के देता है, चाहे आप कमाती हो, और उस आदमी को उसकी कदर करो, उसको जानो, उसको समझो, और अपने घर को अच्छा बनाओ, और आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारो, और आने वाले जो आपके बच्चे होंगे उनके लिए भी आप एक उदाहरण बनो। मैं आपकी इसी बात पे एक बार मुझे याद आया, मेरी माता श्री बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट थी, गुड लुकिंग थी। तो मेरे फादर जो थे थोड़े सांवले कलर के थे, तो मेरी मम्मी जी के साथ वो कहीं जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने उनको रोक लिया, बोले रुको। तो बोले हाँ जी बताए। बोले तुम इस औरत को कहाँ से लाए हो? तो बोले जी ये मेरी पत्नी है। तो बोले तुम इतने सांवले, ये इतनी गोरी हीरोइन, तो मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हारी ये बीवी है, तुम उसको भगा के लाए हो। तो पुलिस वाले ने 2 घंटे उनको रोका, बोले प्रूफ करो कि ये तुम्हारी बीवी है। तो हमारी माता श्री ने कहा नहीं, मैंने इनसे शादी की है, ये मेरे पति हैं। क्योंकि पहले के टाइम में हस्बैंड को दिखाया नहीं जाता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, तो वो ऐसी चीजें आज नहीं है, बिल्कुल जो पहले होता था। आज कल्चर बिल्कुल चेंज नहीं, हो आप चुका कुछ है। कुछ अभी भी है जो शादी कर देते हैं, लेकिन वो रंग रूप बाद में पता, औरतें वो सोचती हैं कि भाई ये काला है, ये जी। ऐसा है वैसा है। जी। उनको नहीं सोचना चाहिए। जो 2 टाइम की रोटी दे रहा है, तुम्हें चक दे रहा है, जी। तुम्हें शांति दे रहा है, सुख दे रहा है, उससे बढ़ के और क्या चीज है। चलिए, वार्तालाप बहुत अच्छी रही आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया है मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सुजाता सिंह जी, आपने सुना उनकी पूरी वार्तालाप। तो मिलते हैं अगली किसी सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट।